तो अपना टाइम, जैसे आप स्कूल नहीं जाते हो, एक मैं प्रांशु में आ रही हूँ, अपना कोई भी वीक का टाइम सेट करो कि मैं इस टाइम पे फ्री होता हूँ, जो भी करना है इट्स अप टू यू कि कौन सा टाइम, और ट्राई करना जो भी दिन हो उसका 2 to 5:20 आप लोगों को वो टेस्ट देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट नहीं है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आप वो देना स्टार्ट कीजिए। अगर आप लोगों का 70% सिलेबस हुआ है तो वो देना स्टार्ट कीजिए, मॉक टेस्ट देना। जो क्वेश्चन नहीं आते उसको छोड़ देना, जो आते हैं उसको करो, क्योंकि करना पड़ेगा। मान लो तुम्हारा सिलेबस हुआ मार्च में जाके कंप्लीट हुआ, तो क्या फायदा, कितने ही मॉक टेस्ट दे पाओगे, बहुत कम मॉक टेस्ट दे पाओगे आप लोग। तो ये वाली चीजें करनी है। और ऐसा नहीं है आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मैम ये गलती होगी, ऊपर ऊपर से देख के खत्म, वो तो फिर आपने अपनी मिस्टेक्स एनालाइज की ही नहीं ना, वो तो कोई फायदा ही नहीं हुआ फिर टेस्ट देने का। तो आपको मिस्टेक एनालाइज करनी ही पड़ेगी। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, नो डाउट, आपको थ्योरी भी पढ़नी है, आप लोगों को क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि इस टाइम पे आप, ये पीक टाइम, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट भी देने के लिए टाइम निकालना है, टेस्ट एनालाइज भी करना है, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम तो जाएगा लेकिन आगे वर्थ इट होगा ये, ठीक है। तो आप लोगों को मिस्टेक्स एनालाइज करनी है। हाँ साक्षी। मैम, जो ओसवाल का एनटीए का मॉक टेस्ट है न्यू सिलेबस पे, वो मैंने मंगा रखा है, पर शिवानी मैम ने कहा है कि जब टारगेट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद स्टार्ट करना, 28 के बाद। आपका कितना सिलेबस हो गया? अगर आप लोगों का 70 to 80% सिलेबस हो गया है तो आप दे सकते हो। अब आप लोगों मैम का 50% ही सिलेबस हुआ है, फिर क्या करोगे देके उसको? 12th का तो सारा हो गया और रिवाइज करना है। 11th का भी मैम 70 to 80% हो गया है। तो यस, आप दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। जो नहीं आते क्वेश्चन उसको छोड़ो, 3 घंटे बैठ के दो उस टेस्ट को। आप कितने, अगर आप लोगों को लगता है नेक्स्ट, चलो मान लो अभी क्या है आज अपने पास है, आज 6 Jan है ना आज, तो आप लोगों का मान के चलते कि 15 दिन में सिलेबस, जो जिनका भी इतना हुआ है 70% या 60% या जितना भी हुआ है, थोड़ा सा रहता है, तो मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों का जनवरी में या 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद तो आप दे ही सकते हो ना, 15 दिन आप ले लो टाइमिंग सिलेबस कंप्लीट करने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट जिनका कुछ सिलेबस ही नहीं हुआ वो तो फिर जाके पहले मैम सिलेबस। हमारा एम्स का बैच कब स्टार्ट होगा? एम्स नर्सिंग के लिए बेटा? यस मैम। बेटा वो तो मुझे नहीं पता है, वो तो शिवानी मैम बता पाएंगे कि कब होगा, होगा या नहीं होगा, है ना। हाँ मेरे को 1 मिनट दो बेटा। हाँ तो मैं कह रही थी कि आप ले लो 15 दिन, 15 से 20 दिन में अगर आप लोगों का सिलेबस हो जा रहा है उसके बाद आप दे देना मॉक टेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिलेबस आई थिंक बहुत सारे बच्चों का 50% से तो ऊपर हो गया होगा जहां तक मुझे लग रहा है अब तक, क्योंकि कुछ बच्चों ने तो अवंती से 11th की है ना, या 11th में ही यस सोच मैम। लिया होगा कि 11th तो करनी है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि कुछ बच्चों का 11th भी, मतलब पूरा तो नहीं बट हाँ 50-60% हो गया होगा, उसको कंप्लीट करो और फिर आप मॉक टेस्ट लगा लेना, ठीक है। पर जैसे मान लो हो सकता है ना कोई स्टूडेंट पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़ के जा रहा है, कुछ चैप्टर्स पढ़ के जा रहा है जो हाई वेटेज के हैं, तो फिर आप लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं और फिजिक्स और बायो का भी अकॉर्डिंगली वैसे कर सकते हैं सोल्व, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के तो होगा नहीं कुछ, वो आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। प्रियांशु तुम कुछ कह रहे थे क्या? वही मॉक टेस्ट के लिए पूछा था कहाँ से मिले। मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड करा दूंगी, बाकी ठीक है। शिवानी मैम ने एक बुक का भी तुम लोगों को शायद लिंक विंक दिया होगा, हाँ मैम। है ना। यस। ठीक है, मैं इस बारे में करती हूँ प्रियांशु बात, ठीक है तुमसे बाद में, ठीक है। चलिए मॉक टेस्ट का, क्योंकि हमें रेलेवेंट बेटा मॉक टेस्ट लेने पड़ेंगे, क्योंकि कई ऐसी टेस्ट सीरीज होती है, मतलब आप ऑफलाइन घर पे भी मंगवा सकते हो उसको, मैं बताऊंगी आप लोगों को, मैं थोड़ा इस पे सर्च कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन मॉक टेस्ट बच्चे सोच समझ के लेना, ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए, जैसे अभी साक्षी कह रही बुक बाय करिए, तो आई होप वो अच्छी होगी, आई थिंक शिवानी मैम ने बताई होगी। तो वो बुक आप जो भी आप ले रहे हो मॉक टेस्ट के लिए,
फिर आप चाहे कहीं से टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हो या बुक मंगवा रहे हो, उसमें रेलेवेंट क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसे नहीं कि उसमें डाल रखे ऐसे क्वेश्चन जैसा पैटर्न ही नहीं है नीट का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रेलेवेंट क्वेश्चन करने हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। अभी ये खत्म करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, सॉरी खत्म तो बाद में ही होगा, ठीक है। तो आज लेक्चर नंबर 3 रहेगा अपना। अलीशा आ गई है क्या? अलीशा नहीं है, उसी ने ही मेरे को बोला था कि मैम वो सीक्वेंस वाली रिएक्शन मत करो, और वही नहीं आई क्लास में। लो बताओ भाई, मैं तो पूरा प्लान करके बैठी थी तुम्हें अनीशा नहीं, अलीशा, अनीशा नहीं बेटा, ठीक है। तो कोई नहीं, वो मैं करवा दूंगी, वो ड्यू है, ठीक है, उसको पेंडिंग है, वो मैं करवा दूंगी, ठीक है। पहले आज इसको देखो। आज हमें ये डी ब्रोई हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करना है कंप्लीट, और इसके पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है। इसको पढ़ के, ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं है, 2-4 फॉर्मूले हैं इस टॉपिक के, ठीक है, और इसके पीवाईक्यूज करेंगे। बेटा अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं ना, डी ब्रोई हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग के, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया हुआ है इसके। अगर मैं नीट की बात करूं, ज्यादातर क्वेश्चन मैं हमेशा बोलती ही आ रही हूँ, जब से चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ, कराया है मैंने। क्वांटम नंबर या बोहर हाइड्रोजन वाले स्पेक्ट्रम से आएगा। अगर इन दोनों टॉपिक से आया तो कोई मतलब इजी टॉपिक, इजी ही क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट बेस्ड बनने के ज्यादा चांसेस है इन दोनों टॉपिक से, ठीक है। अच्छा, ये कुछ 5 क्वेश्चन है आप लोगों के, वो 5 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, क्योंकि आज बहुत ज्यादा थ्योरी तो है नहीं, 2 ही टॉपिक मैं करवा रही हूँ आपको, तो आप लोगों क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे आज की क्लास में। तो जल्दी से अपनी पेन और नोटबुक निकाल लो, और क्लास लीव मत करना, और देखो तुम कितना रिवाइज कर रहे हो ये चैप्टर। और गूगल तो बिल्कुल मत करना, मुझे पता लग जाएगा गूगल किया है तो, ठीक है। और अब कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि अब हम स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमें हार्डवर्क ही करना पड़ेगा बेटा। फॉर्मूला नहीं बताना है मेरे को, ठीक है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, मुझे माइक अनम्यूट करके बताना कि कैसे अप्रोच किया। आप लोग हैंड रेज कर लीजिए। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन करस्पॉन्डिंग टू थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन लिथियम +2। इसके इनकी जो स्टेटमेंट होती है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, स्पेशली बोहर मॉडल की, इसकी स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन जब आप इसको 2-3 बार करोगे ना, ऑटोमेटिकली माइंड में स्ट्राइक करेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन होना है। और ये तुम्हारा जो रैंक बूस्टर एमसीक्यूज मैंने शेयर किए हैं उसमें से ही है ये क्वेश्चन। तो जिसने वो किए होंगे वो कर लेगा, और जिसने नहीं भी किए तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये टॉपिक आपको लास्ट क्लास में करवाया था, ठीक है। हैंड रेज करो सारे बच्चे, मतलब जिनको आता है ये क्वेश्चन। किसने किया हैंड रेज? अच्छा, प्रियांशु ने भी कर लिया है, ओके। साक्षी ने कर लिया, निशा ने कर लिया, वेरी गुड। संध्या ने कर लिया है, शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राधिका ने कर लिया है, ठीक है। प्रियांशु तुम मुझे बताओ कैसे तुमने अप्रोच किया इस क्वेश्चन को। मैम मेरा सी आ रहा है, मैंने ऐसे किया, जैसे एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π के अकॉर्डिंग होता है, तो मैम इसमें बाल्मर का पूछ रखा है। पहले थर्ड लाइन से मैम बाल्मर सीरीज के ग्राउंड स्टेट पाया है, तो मैम मतलब 5th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में आया है। वेरी गुड, यानी कि मैम N1 तुम्हारा 2 था, N2 तुम्हारा 5th था, यही मतलब है। तो मैम एक बार हम n को 5 पुट कर लेंगे, एक बार 2 पुट कर लेंगे, और दोनों का चेंज निकाल लेंगे, तो 3/2 NH/2π मतलब पाया जाए। ठीक है। दीपक आपने भी ऐसे ही किया था, दीपक प्रजापति। यस मैम, ऐसे किया है। राधिका आपने भी ऐसे ही किया था, राधिका शर्मा। यस मैम। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बच्चों, प्राउड ऑफ यू, बिल्कुल ठीक निकाला आपने। और बिल्कुल मतलब प्रियांशु तुमने वैसे ही एक्सप्लेन किया जैसे मैं करने वाली थी, तो मुझे नहीं लगता मुझे अब एक्सप्लेन करने की कुछ जरूरत है। देखो चेंज निकालना, चेंज का मतलब आपको फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे आप नॉर्मल पढ़ते हो इन चीजों को, ठीक है, वैसे ही करना था। तो एक बार आप 5 पुट कर लो और एक बार आप N2 पुट कर लो, तो H/π आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल स्टेज उसकी फाइनल वाली तो ये थी, 5 से वो 2 आया, तो चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5H/2π माइनस H/π, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर देख लो, 3H/2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस तो कर लोगे ना? यस मैम। ठीक है, तो 3H/2π इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चेंज निकालना था आपको, ठीक है। आगे चलूं? चलो मैम ये वाला 2H/2π होगा ना? हाँ जी बच्चे, मैम 2H/2π होगा ना? सेकंड आंसर नंबर होगा ना तो? आंसर आंसर नहीं मैम,
2h by five- 2 पाई, 2h by 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना बेटा, हाँ जी मैम, हाँ हाँ। ठीक है। हाँ हाँ, वैसे ऐसे भी लिख दो, ये कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी, ठीक है। ऐसे भी लिख लो, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। मैं बोलती हूँ क्या बोल रहा है ये। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ऑब्जर्व्ड, बस आपको अपने बेसिक को नहीं छोड़ना। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस फॉर फ्रीक्वेंसी μ1 एंड μ2 ऑफ द इंसिडेंट रेज, और इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2। If the maximum value of kinetic energy of the photoelectrons emitted in the two cases are in the ratio 1:k, then the threshold frequency of the metallic surface is. साक्षी, तुम्हारा कुछ याद ही जल्दी हो गया, इतना जल्दी तो मेरा भी नहीं सोल्व हुआ था भाई, क्या बात है। मैम वो गलती से हो गया, सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा। फिर ठीक है, मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे सोल्व हो गया, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। टाइम इतना भी नहीं लगेगा कि तुम 1 मिनट ले लो, 30 to 40 सेकेंड्स लगेंगे इसमें। सोल्व करो सारे बच्चे। दिया ने हैंड रेज कर लिया है, ओके। मैम ये ऑप्शन में जो है के ब्रैकेट में नहीं होगा? नीचे ऐसे, अच्छा के ब्रैकेट में बोल रहे हो ना, ऐसे बोल रही हो क्या तुम? मैम ऊपर के V2 - V1 ब्रैकेट में। नहीं, ऑप्शन बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं इसके। नहीं बेटा, मेरा इरादा तो नहीं आज क्लास एक्सटेंड करने का, 9:15 तक ही पढ़ाऊंगी। ओ सॉरी, कितना टाइम होता अपनी क्लास का, 9:45 तक ही पढ़ाऊंगी। जितनी जल्दी तुम क्वेश्चन करोगे उतनी जल्दी छोड़ दूंगी, मतलब मैम C और D में क्या फर्क है? हाँ, सीओडी का तो ऑप्शन बिल्कुल सेम दे दिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग निकालो तुम्हारा जो आंसर आ रहा है, निकालो भाई। ये मैंने दिए ही नहीं है PYQ से क्वेश्चन, तो आप आ रहा है क्या कुछ समझ में, कुछ निकला क्या किसी बच्चे का? हाँ मैम, आ रहा है रास्ते में। रास्ते में, अच्छा, उसको जल्दी तक अपने घर तक पहुंचाओ, ठीक है। दिया ने, अनुषा ने, गुंजन ने कर लिया है। गुंजन कैसे होगा बताना एक बार। पहले आंसर तो सुनो मैम, सही नहीं, लग रहा आंसर है तो हमको। सुनना ही नहीं मैंने, आंसर में तो कुछ रखा ही नहीं। मुझे ये बताओ अप्रोच कैसे की। मैम वो वाला फॉर्मूला E को माइनस फ्लेक्शन का होता है ना, काइनेटिक एनर्जी। ये वाला? हाँ मैम यही वाला। अच्छा ठीक है, अब ठीक है, तुमने फॉर्मूला सही लगाया। फिर मैम उसे ओपन कर देते ना, HV - HV कर करके। रही हूँ, वी नहीं बेटा, न्यू। हाँ वही मैम। ठीक है, लो भाई कर दिया। अब कंडीशन दे रखी है मैम, V1 इज ग्रेटर है V2 से। हाँ, वी नहीं, म्यू फ्रीक्वेंसी है वो, वेलोसिटी हाँ नहीं है। हाँ फिर तो मैम उसी के हिसाब से ना, फिर एक को तो ऐसा आ जाएगा मैम, H को कॉमन ले लो, फिर V माइनस, अरे ले लो, V ठीक है, ले लिया। ऐसे ही किया है। क्या आ रहा है, बी आ रहा है क्या? राधिका का बी आ रहा है। प्रांशु, दीपक नहीं हुआ है तुम लोगों का। अलीशा, हम अलग आ रहा है आंसर, इसमें ही नहीं आंसर हो। मैम मेरे तो साइन ही उल्टे आ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है। साक्षी? मैम साइन उल्टे आ रहे हैं, बाकी तो ठीक है। अच्छा, तुम्हारे भी साइन, कहीं पता चले इसमें ही गलत हो आंसर। चलो देखते हैं। राधिका का सी आ रहा है। अनुषु आपका क्या आ रहा है? मैम बी आ रहा है। बी आ रहा है, ओके। एंड दिया आपका क्या आ रहा है? मैं बी देखती आ हूँ। रहे हैं। बी आ रहा है, चलो लेट्स सी, देखते हैं इसको कैसे होगा ये। आई थिंक अप्रोच आपने ऐसे ही किया होगा। ये मान लेते हैं आपका काइनेटिक एनर्जी 1 है, और नीचे वाला इसको μ1 मान लेते, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो यही रहेगी, न्यू नोट ही रहेगी, और ये μ2 माइनस न्यू नोट, न्यू नॉट के। काइनेटिक एनर्जी 2। यस मैम। बच्चे इधर देखो, इन्होंने कंडीशन दी है ये वाली, तो इट मींस काइनेटिक एनर्जी 1 क्या क्या होगा, मतलब ये होगा ना, काइनेटिक एनर्जी 1/2 1:k होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लेना है, ये कैंसिल आउट करो,
1/k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रुको मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ बेटा, अब तो आ जाएगा तुम लोगों का आंसर। ठीक है, k न्यू 1 k न्यू नोट न्यू 2 माइनस न्यू नोट, देखो आ रहा है अब आंसर, k न्यू 1 माइनस न्यू 2, और ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, देखो। हाँ मैम माइनस उसमें गलती कर यस मैम बी आ रहा है तो ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यू नोट कॉमन मैम लेंगे, मेरा भी बी था। k -1, तो न्यू नोट आ जाएगा k आपका न्यू 1 माइनस न्यू 2 डिवाइड बाय k -1। तो देखो मैंने तुम्हारे सामने सोल्व किया, मेरा आ रहा है, इसका बी आंसर आ रहा है। ठीक है, यस मैम। मैम कहाँ ऊपर नीचे बस, हाँ दीपक, कहाँ गलती हो रही थी? मैम ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करना भूल गया मैं, इसलिए साइन उल्टे आ रहे थे। अरे ये नहीं मैम करना है, मैंने तो इधर लेफ्ट साइड लाने में साइन गलत कर दिया। नहीं करना ना ये, फिर आप लोगों को साइन की नहीं करनी है। ठीक है, हो जाएगा, अभी हो जाएगा ना, थोड़ा सा बस इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और मुझे तो नहीं लगता कुछ और है। फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, फॉर्मूला ही नहीं पता तो फिर अप्रोच नहीं कर पाओगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला करो। What transition in helium plus ion shall have the same wave number as the first line in Balmer series of hydrogen atom? ऐसे क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है एग्जाम में। करो, अप्रोच करो क्वेश्चन को, कोई नहीं टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ले लो। What transition in helium plus ion shall have the same wave number as the first line in Balmer series of hydrogen atom? कर रहे हो क्या? यस मैम। हम्म, साक्षी का हो गया। बाकी किसी का हुआ? अप्रोच समझ में आई कैसे करना है? यस मैम। ठीक है, अलीशा बताना कैसे अप्रोच किया इस क्वेश्चन को। मैम इसमें पहले वेव नंबर के फॉर्मूले को दोनों को इक्वल रखेंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट तो कट जाएगा, जेड जो होगा हीलियम के लिए 2 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इक्वल्स 2 में हाइड्रोजन के लिए 1, और बाल्मर के लिए हम n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 3 रखकर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कितना आ रहा है फिर? मैम अभी कर रही थी सॉल्व। करो, अप्रोच बिल्कुल ठीक बताइए अलीशा तुमने, वेरी गुड। n1 तो 2 होगा और फर्स्ट लाइन बाल्मर सीरीज की 3 होती है। ठीक है, रख दो जैसे बोला है अलीशा ने कि दोनों का वेव नंबर आपको रखना है। ठीक है, तो अगर मैं हीलियम का करूं तो क्या लिखते हो आप? RH इंटू जेड स्क्वेयर, ठीक है, 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर, यही लिखते हो आप। ठीक है, और सेकंड वाले का क्या लिखोगे? RH इंटू हाइड्रोजन है तो Z1 लूंगी मैं। ठीक है, तो 1/n स्क्वेयर, n1 है तुम्हारा 2 यानी कि मैं 4 ले लेती हूँ, -9 लूंगी। ठीक है, इन दोनों को बराबर रख दो, तो Z स्क्वेयर कितना होगा? ये 4 हो जाएगा ना, 2 का स्क्वेयर, 1/n स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। ठीक है, what transition of helium plus ion have the same wave number as in the first line? ठीक है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा जेड स्क्वेयर 4, 1/4 कितना हो जाएगा? ये 36। ये अब निकाल लेना। मैम सी। ठीक है, सी आ रहा है। सी आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। क्या बिल्कुल ठीक निकाला है सी ऑप्शन। किस किस का आ गया सी? 624, आ गया आप सभी का?
ठीक है, मैंने ये उल्टा लिख दिया है क्या यहाँ पे, एक मिनट रुकना। What transition in helium plus ion shall have the same wave number? Okay, ठीक है, ओके ठीक है, have the same wave number as the first line in Balmer series of H atom. तो यहाँ पे 1 आएगा ना फिर, ठीक है, देख रहे हो क्या, ऐसे ही किया आप। ठीक है, बाल्मर सीरीज फर्स्ट हाइड्रोजन एटम के लिए तो उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, आपको हीलियम प्लस के लिए निकालना है। ठीक है, आई थिंक अभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 4th है ना, करो। Energy of 24.6 electron volt is required to remove one of the electron from a neutral helium atom. Okay, the energy required to remove both the electrons from a neutral helium atom. ये तुम दोनों का हो गया क्या साक्षी और प्रियांशु? हाँ मैम। अच्छा, नहीं पहले का है। अच्छा पहले वाला है क्या, ठीक है। कैसे किया साक्षी? मैम मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे? 2 से। किसको? मैम 24.6। मैम सोचता है अभी रहा हूँ। नहीं, गलत है ये आंसर जिसका भी आया है, ये करना तो बिल्कुल गलत है, मैं पहले बता रही हूँ, ये अप्रोच ही गलत है। ठीक है, यानी कि आंसर बी तो नहीं है, अब अपना दिमाग लगाओ कैसे हो सकता है। इतना इजी नहीं है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो पहले तुम ट्राई करो देन फिर मैं बताऊंगी। ओके, सानिया आपने कर लिया है, दुर्गेश, अर्पिता हो, आप हो ना क्लास में? कैसे की अप्रोच बताओ मुझे थोड़ा सा। आज तुम्हें बस क्वेश्चन ही करने हैं, चार फॉर्मूले बताऊंगी बस आज क्लास में, बाकी क्वेश्चंस ही होंगे 9:45 तक। और ना जब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, आपको हर एक चैप्टर की 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर इतने कर रखे हैं भैया, आप लोग बहुत सेफ साइड पे हो। केमिस्ट्री में आराम से मतलब नंबर तुम बनाने वाले हो अगर इतने क्वेश्चन कर रहे हो। और वो क्वेश्चन कैसे करो, ऐसा नहीं एक क्वेश्चन किया हुआ नहीं, आंसर देखा सोल्यूशन देखा अरे हो गया, ऐसा वाला नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो एक चैप्टर के कम से कम आप लोगों ने 300 क्वेश्चन कर रखे हो। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को। और हमेशा ऐसा सोचना चाहिए, ठीक है, कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, माइंड में ये एक पॉजिटिव थॉट आना चाहिए कि हाँ नीट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं हमें, तो हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो आया गया, किसी का कुछ आ रहा है आंसर? वैभव, सॉरी अर्पिता, यस मैम। सी आ रहा है क्या? सबने मुझे सी बताया अभी। मैम डी आ मेरा रहा है डी मैम। आ रहा है। डी, अनुषु आपका डी आ रहा है क्या? यस मैम। ओके, सानिया का भी डी आ रहा है। अनुषु आप मुझे बताओगे कैसे किया बेटा? यस मैम। मैम आयनाइजेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है E is equals to Z square R CH, वो मैंने यूज किया। तो हीलियम के लिए तो वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। एंड सेकेंड जो आयनाइजेशन एनर्जी आएगा तो वो Z 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इंटू 13.6 EV, तो 2 इंटू 13.6 2 इंटू 2 RCH, वो तो 2 इंटू 13.6 तो वो 54 आएगा। तो मैम मैंने मतलब टोटल एनर्जी निकालने के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड को प्लस कर दिया, तो मेरा 24.6 प्लस 54.4 तो 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ठीक है, किसी और का आया है क्या ये आंसर? अर्पिता, अच्छा सानिया का आया है। अलीशा, निगम नहीं आया, चलो मैं बताती हूँ, छोड़ो इसको, आ जाओ। ये देखो, हटाओ इसको सब कुछ, एक बार फिर पढ़ो मेरे कहने पे क्वेश्चन। ये देखो,
देखना एक बार, एन एनर्जी ऑफ, इधर देखो, एन एनर्जी ऑफ 24, आपको डीमोटिवेट होना नहीं, डीमोटिवेट नहीं होना है मैम, ये चैप्टर कर लिया हमसे फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहे, कोई बात नहीं ना, अभी हो जाएगा, ठीक है। एन एनर्जी ऑफ 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमें पता है हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं ना, ठीक है, 1s2 आप Yes. फिल करते हो, तो वो कह रहे हैं 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगी दैट विल बी दैट इज 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना, यानी कि एक तो निकल गया, उसकी हमें बात नहीं करनी, उसकी इन्होंने दे दी, अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है। अब वो जो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है बच्चे, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, हाइड्रोजन एटम की तरह बिहेव करेगा, बस ये मुझे बता दो, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, Yes. ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की तरह रह गया, तो आप आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हो हाइड्रोजन एटम के केस में, ठीक है, 13.6 Z है ना, square by n. 1/n² होता है आप लोगों का, ठीक है, z² by n² होता है ना, यस ठीक है। अच्छा जी, अब हमें पता है तो ये हाइड्रोजन ही है, तो ये हीलियम ही, तो यहाँ पे क्या पुट करूंगी मैं, 2 का स्क्वायर, बताओ हाँ या ना, Yes. क्योंकि हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए अपन यही फॉर्मूला लगाते हैं ना, -13.6 z²/n², पहले तो ये बताओ, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव में होती है तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, n नहीं दे रखा है, 1 कंसिडर कर लेंगे, तो अब ये कितना आ रहा है, 54 आ रहा होगा, इसको सोल्व करो, 54.4 आ रहा है क्या, Yes. यस हाँ मैम 54.4, यानी कि इधर एक बार मेरी बात सुन लो, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी लगेगी, दूसरे को इतनी निकालने के लिए लगेगी, तो दोनों को निकालने के लिए कितनी लगेगी, दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर देंगे. बस आ गया आंसर। अब ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पहले नहीं किया है कभी भी, ना डीपीपी सोल्व करते टाइम किया है, ना जब चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था, या पीवाईक्यूज में, पीवाईक्यू तो ये है नहीं, ऐसा नहीं आया हुआ है, तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपसे पहले टाइम देखते ही ये क्वेश्चन नहीं हुआ। कोई बात नहीं अनुषा, मुझे समझ में आ गया था बेटा, इट्स ओके, आप इंग्लिश में भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, चलेगा, डोंट बी सॉरी, ठीक है, हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन, Yes. ठीक है। मैम आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो आयनाइजेशन एनर्जी निकाली अपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के, उसके बाद क्या किया है? उसके बाद मैंने ऐड कर दिया ना, एक को निकालने के लिए इतनी लग रही है, दूसरे को निकालने के लिए इतनी चाहिए, हमें किसके क्या बताना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, Okay, मैम। 79 आ गया, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक में, अगर ये क्वेश्चन आपको सही लगा है तो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो मैं रिपीट कर देता हूँ, आई थिंक आप लोगों को थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन of wavelength 300 nanometer falls on the surface of metal, electrons are emitted with the kinetic energy 1.68 into 10⁵ joule per mole, ठीक है, the minimum energy needed to remove 1 mole of electron from the metal। आपको H की वैल्यू, C की वैल्यू, Na की वैल्यू सब कुछ दिया हुआ है, आपको अपना वो बेसिक कॉन्सेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना, क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है, आपको मिनिमम एनर्जी निकालनी है, तो मुझे कौन बताएगा, अनीशा, यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, कोई और नहीं बताएगा, हमें क्या निकालना है अनीशा यहाँ पे, मैम थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी है। वेरी गुड, आपको वर्क फंक्शन निकालना है, ठीक है, यस मैम। फाइव नोट निकालना है, या फाइव जो भी आप बोलते हो, ठीक है, हाँ ठीक है, अब करो ये सोल्व क्वेश्चन, पता चल गया क्या निकालना है, फॉर्मूला लगाओ और देखो क्या क्या चीजें गिवन है, फॉर्मूले में पुट करो और यूनिट का ध्यान रखना। सलोनी बताना है भाई कैसे अप्रोच किया, जुनैद और अर्पिता, खुशी, बस ये लास्ट है, फिर उसके बाद अपना चलेंगे, स्टार्ट करते हैं आज का फिर।
मैंने जान करके आज आपको 5 to 6 क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है आज फॉर्मूले आप लोगों को कम बताने हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप लोगों की थोड़ी हो जाएगी। क्या लग रहा है, हो जाएगा? मैम जेबा ट्राई करोगी? कैसे करोगी बताओ अप्रोच। मैम E इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस के मैक्स करके फॉर्मूला लगाएंगे, तो C इक्वल्स टू लैम्डा न्यू होता है, तो उससे हम न्यू की जगह पर C बाय लैम्डा रख देंगे। लैम्डा तो निकालना ही नहीं तुम्हें। नो मैम, रख देंगे, लैम्डा दिया हुआ है ना मैं, और C भी दिया हुआ है, तो न्यू की जगह रख देंगे। ठीक है, तो तुमने ऐसे किया है, राइट? मैम ठीक है, देखो जी, आपको निकालना क्या है, पहले तो ये देखो, आपको निकालना क्या है, न्यू नोट निकालना है। ठीक है जी, ओके। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, और क्या है, एच न्यू, ये निकल जाएगा क्या? मैम इसमें हमें म्यू नॉट मैम तो न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी नहीं, हो जाएगी, एच हमें म्यू मिनिमम नॉट है। एनर्जी निकालनी है, तो एच म्यू नॉट निकालना होगा ना। अच्छा, ओ सॉरी, मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिख दिया, आई एम सो सॉरी बच्चों। हाँ, तुम्हें फाई निकालना है। ठीक है, हाँ, ई निकाल लो यहाँ से, एच सी बाय लेमडा करके। ठीक है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है इसको सोल्व करने के बाद? 6.626 10 to the power minus 17। देखो, वैल्यू मैं बता देती हूँ कैसे करना है, आंसर प्रियांशु ने बता दिया है, उसका ठीक आ रहा है। ठीक है, ये देखो 6.6 इंटू 10⁻⁻³ माइनस 34 जूल सेकंड। अब ध्यान से सुनो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ, और यहाँ पे रखो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, लैम्डा रखो, कितना है आप लोगों का, 300 नैनोमीटर, मीटर में चेंज करना है। ठीक है, ठीक है जी, कर लिया। अच्छा, अब देखो मीटर से मीटर गया, सेकंड से पर सेकंड गया, आंसर आएगा जूल में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आंसर आएगा जूल में। लेकिन जब तुम एनर्जी जूल में निकाल रहे हो, और तुम्हारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसमें दी हुई है जूल पर मोल में, तो जूल में से जूल पर मोल तो माइनस हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है। No. तो यानी कि आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप जो भी वैल्यू आएगी उसमें से माइनस कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। आपने ऐसा किया था, जिसका भी आंसर आया है, कि आप लोगों ने इस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया था क्या? हाँ मैम, तभी आएगा, तो आएगा ही नहीं। तभी आएगा, वरना नहीं आएगा आंसर इसका। ठीक है, तो इसलिए मैं कई बार क्या, मैं हमेशा ही बोलती हूँ, जब फिजिकल के क्वेश्चंस करते हो तो यूनिट को साथ में लिखा करो। ठीक है, और बच्चे ये भी ध्यान रखना कि जूल को हम और कैसे लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी आगे मैं डी ब्रोई हाइपोथेसिस कराऊंगी ना, उसमें ये यूज करूंगी, इसको बताया था मैंने पहले कभी, ये शायद 11 आपने तो नहीं पढ़ा है मेरे से ये चैप्टर। ठीक है, लिख लो इसको। मैम हाँ मैम मेरा सी आ रहा है। अनुषु, आपका सी आ रहा है, कहीं ना कहीं पक्का कैलकुलेशन मिस्टेक मैम वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ मैम, जाएगा मेरा भी 6.022 से। मैम वो C आया था, पर N अरे में से बोलो, मल्टीप्लाई नहीं तुम करा। लोग इकट्ठे बोलते हो। अनुषा, आप देखो बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं की होगी, या तो आपने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया होगा बेटा। मैम मैंने ना हम्म फर्स्ट में काइनेटिक एनर्जी पर फोटोन निकाला था, हम्म। तो जो गिवन है 1.68 उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया था पहले। अच्छा, तो तुमने उसको जूल में चेंज कर लिया, कहीं हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी और वो जूल में ही रहने दिया, तो आंसर तो फिर भी आ जाना चाहिए। आंसर मैम झूल मारा, पर मोल में निकालना आंसर। हाँ, पॉइंट है भाई। मैम देखो एक बार फाइनल अनुष्का, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैम एन हाँ से। फिर दोबारा करना पड़ेगा तुम्हें। ये देखो, अगर मान लो तुमने जूल में आंसर निकाल लिया है, तो उसको दोबारा उससे मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई करना, आ रहा होगा आंसर। हाँ 6 मैम इंटू 10 की पावर 23 से करो, क्योंकि आंसर तुम्हें हाँ जो मैम रिपोर्ट करना है वो जूल पर मोल में करना है बच्चे। हाँ हाँ ठीक है मैम, समझ ठीक है, गई। तो इससे बेटर है हाँ कि स्टार्टिंग में तुम इतना कॉम्प्लिकेट कर, मतलब तुमने इतना ज्यादा कैलकुलेशन कर दिया कि इसको पहले डिवाइड किया, फिर तुम्हें बाद में करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि पहले ही इसमें जूल पर मोल में चेंज कर लो। ठीक है मैम। चलो, ओके।
चलो ठीक है, आज का हम करते हैं फिर स्टार्ट, जो कि यस बेटा। हाँ मैम इस वाले का आंसर मेरा भी सी आ रहा है। वही गलती की होगी तुमने भी। मैम क्या गलती की है, मैं गलती समझ में नहीं आ रही। एक काम करना, मुझे सोल्व करके ना मेरे नंबर पे भेज देना, मैं बता दूंगी कहीं मल्टीप्लाई वगैरह में गलती की ओके हो। मैम। ठीक है, ओके चलो, आंसर इसका डी आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन भी देखो 10 की पावर 6 है, तो ध्यान रखना 10 की पावर 6 और 10 की पावर 5 में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मेरे पास आंसर इसका रिपोर्टेड नहीं है, आप लोगों ने 3-4 बच्चों ने बोला मुझे फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो मैंने बोला फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम, जो अपने ये दो कॉन्सेप्ट हैं, डी ब्रोए और इसका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। अभी तक हम बोर मॉडल पढ़ रहे थे कल तक, है ना। तो आज अपना ये थर्ड लेक्चर है ना, एक लास्ट रह जाएगा, फिर फोर्थ लेक्चर जो कि मंडे को लूंगी मैं। ठीक है, तो बेटा देखो इसने क्या बताया था, इसने जैसे अभी तक हमने पढ़ा लाइट का ड्यूल नेचर है, पार्टिकल नेचर है और उसका वेव नेचर है, राइट। तो डी ब्रोए ने बोला कि मैटर का क्यों नहीं हो सकता, मैटर का भी हो सकता है, वेव नेचर भी हो सकता है, तो पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। तो अब उसने वही स्टडी किया है, देखो वो कह रहा है इफ द नेचर ऑफ लाइट इज बोथ दैट ऑफ अ पार्टिकल एंड ऑफ अ वेव देन दिस ड्यूल बिहेवियर शुड बी ट्रू ऑल्सो फॉर द मैटर। मैटर के लिए भी ट्रू होना चाहिए, मेरे लिए भी ट्रू होना चाहिए कि मेरा भी वेव नेचर भी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोए आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोए ने क्या बोला कि जो लैम्डा है वो क्या है आप लोगों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के। ठीक है, पी के। ठीक है, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या आएगा बताओ, एच बाई पी प्लैंक्स कांस्टेंट। अब आप लोगों को पता है ये क्या है, हाँ एक सेकेंड, हाँ ठीक है, और आपको पता है पी क्या होता है, एमवी होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ ए पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। अब वो डिपेंड करता है कि आपको वो किसके बारे में पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी के बारे में, ठीक है, किसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो एच बाई एम वी, तो यानी कि क्या दिख रहा है आप लोगों को, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो गया, एक आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया एच बाई पी और एक लिख दिया मैंने एच बाई एम वी। इससे आपको क्या दिख रहा है कि जो लैम्डा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के और वेलोसिटी के। यानी कि बेटा अगर किसी बॉडी का मास बहुत ज्यादा है तो उसका वेवलेंथ क्या आएगा, बहुत कम आएगा, कम। ठीक है, तो ये बोलना तो चाहता था मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए भी और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए भी, लेकिन ये ज्यादा किस पे अप्लाई हो रहा है, किस पे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। अगर आप मेरा वेवलेंथ निकालोगे, मेरा मास बहुत ज्यादा है, बहुत कम वेवलेंथ आएगी, कोई आपको रिजल्ट मिल ही नहीं रहा उसमें। एरोप्लेन देखो इसमें लिखा भी हुआ है वेवलेंथ ऑफ ए मेनी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक अ एरोप्लेन और अ क्रिकेट बॉल इज अ वेरी लो बिकॉज ऑफ देयर हाई मास। तो ये इक्वेशन किसके लिए अच्छी है, आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए अच्छी है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने दो फॉर्मूले बता दिए इसके, कौन सा, एक तो एच बाई पी और एक बता दिया मैंने एच बाई एम भी बता दिया। ठीक है, उसके अलावा भी आपको और फॉर्मूले इसके ध्यान रखने, जो जो मैं बता रही हूँ वो वाले फॉर्मूले ध्यान रखने। बच्चे आप लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ठीक है, यस यस ठीक है, अच्छा, और पी क्या होता है, पी होता है एम वी होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जो ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन इसमें आपको m से मल्टीप्लाई करना है और m से डिवाइड, आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, जस्ट आपको मैं फॉर्मूले तक लेके जा रही हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ m स्क्वायर वी स्क्वायर बाय m बन जाएगा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और हाफ एम वी का होल स्क्वायर बाय m लिख सकते हो इसको। ठीक है, ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो ये क्या एम वी क्या है, पी है, तो इसको पुट करो पी स्क्वायर बाय 2m के, यानी कि आपका क्या फॉर्मूला बन गया, P इज इक्वल टू अंडर रूट में 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। देखो एक बार, ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब लैम्डा क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगी, h बाय 2m के, यानी कि यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ m इंटू के, क्योंकि h तो कांस्टेंट है 2b। ठीक है, तो मास और काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा। ठीक है जी, और कैसे लिख सकते हैं, एक ये फॉर्मूला आ गया अपने पास, एक ये वाला। ठीक है, और ये रिलेशन आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, और कौन सा फॉर्मूला है,
मैम वोल्टेज वाला भी मतलब पोटेंशियल वाला भी होता है। भी है, अगर आप वोल्टेज V दे रहे हो, चार्ज Q है, तो आप क्या लिखते हो, लैम्डा इज इक्वल टू H/2m QV। ठीक है, वैसे तो जो ये V होता है, Q तो आपका चार्ज होता है और V आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। आप वोल्ट से भी इसको ध्यान रख सकते हो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वैसे ही V क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। कितना आपको वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा टू स्टॉप द फोटो, क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वही आपका क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। फिजिक्स में आई थिंक ये आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यस मैम। तो ये वाला फॉर्मूला, यानी कि मैंने आपको कितने फॉर्मूले बता दिए, 1 2, इसके अलावा वो भी आपको ध्यान रखना जो भी पीछे बता के आई हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू H/P और लैम्डा इज इक्वल टू H/mp। ठीक है, और वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास और वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको ये 4 फॉर्मूले जो है याद रखने हैं। ठीक है जी, चलिए, कुछ इसमें कुछ भी नहीं था, ये बस यही था, इसमें ये 4 फॉर्मूले याद करने हैं आपको, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। तो अब आपको, आपके सामने क्या है, यहाँ पे मैं आपको 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन इसमें मैं करवाना चाहती हूँ। उसके अलावा बच्चों एक चीज ये भी ध्यान रखना, जो बोहर ने बोला था ना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर रहे हैं, और आपने ये पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, मैं थोड़ा सा, मुझे स्पेस चाहिए होगा यहाँ पे सो दैट मैं आपको बता पाऊँ। मैम वो वेव पैटर्न में रिवॉल्व करते हैं। हाँ, बता रही हूँ मैं, वही बता रही थी मैं। ठीक है, कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। डी ब्रोय ने क्या बोला, अब उसने कंसिडर कर दिया कि वेव नेचर भी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, तो वो जो रिवॉल्व कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, कंसिडर इलेक्ट्रॉन, वो वेव की फॉर्म में इस तरीके से कर रहा है। ठीक है, और आप लोग, बोहर ने क्या बोला था बच्चे, बोहर ने बोला था mvr इज इक्वल टू NH/2 और ये उसकी लिमिटेशन भी थी कि उसने कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, लेकिन ये चीज डी ब्रोय ने प्रूव कर दी। इसने बोला कि जो सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का, 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोय हाइपोथेसिस 2πr इज इक्वल टू NH/mv, तो ये वही तो आ गया जो बोहर ने बोला था, mvr इज इक्वल टू NH/2, बट उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, इसने दे दिया। ठीक है, यहां से आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो नंबर ऑफ वेव्स है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट के बराबर होती है। ये वाली चीज भी आप लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान रखेंगे। पढ़ी हुई है ये वाली चीज आप लोगों ने? यस मैम। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस यानी कि कुल मिला के अगर मैं आप लोग, एक मिनट को, कुल मिला के अगर मैं बोलूं कि मैंने आप लोगों को क्या बताया है, मैंने आप लोगों को ये बताया है कि जो डी ब्रोय वेवलेंथ है उसके फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए, H/P H/mv, ठीक है, H/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2m इंटू आपका चार्ज इंटू वोल्टेज। ठीक है, और ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए है। उसके अलावा एक नंबर ऑफ वेव्स और नंबर ऑफ ऑर्बिट का, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। हाँ अर्पिता, ओ सॉरी राधिका बोलो। मैम ये नंबर ऑफ वेव्स नंबर ऑफ ऑर्बिट के बराबर कैसे आ रही है? देखो ये ना आपको डायरेक्ट लर्न करना है, इसका मैंने पूरा प्रूफ तो नहीं लिखवाया आपको, इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखो, काम आएगा आप लोगों के। ठीक है राधिका? ठीक है, ओके मैम। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स, जैसे मान लो सपोज ये कितनी है आपकी, 1 2 3 4 और ये 5 6। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि ऑर्बिट्स कितना होगा, वैसे एक काम करेंगे, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको उस क्वेश्चन में ही पूरा सोल्व करके दिखा दूंगी, इतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिट आएंगे जितने नंबर ऑफ वेव्स है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मिनिमम डी ब्रोय वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद, रिजल्ट को ध्यान रखना जो मैंने बताया है, सारी चीजें बस वही आपको ध्यान रखना और क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। मिनिमम डी ब्रोय वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, CO2 मॉलिक्यूल और SO2 मॉलिक्यूल। सारे ट्राई करेंगे। साक्षी ने हैंड रेज कर लिया है। हो गया क्या? चलो बताओ क्या नाम है, कौन बताएगा मुझे? अर्पिता तुम बताओगी क्या? अर्पिता
जुनैद, मैम इलेक्ट्रॉन हाँ हाँ की बोलो अर्पिता। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे कम होगी क्या? नो मैम। नहीं मैम SO2 की होगी। इलेक्ट्रॉन का मास हाँ, तो सबसे फिर कम क्यों? होता है। फिर मैंने अर्पिता से पूछा है, फिर आपने इलेक्ट्रॉन क्यों बोला? हम बस हो गया वो। नहीं होना चाहिए, पेपर में हो गया तो फिर वो हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। ठीक है, तो देख लो मास सबसे ज्यादा SO2 का आएगा। और ये आपको विद इन सेकेंड्स करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला करो और जिससे पूछू वही आंसर करे। द डी ब्रोए वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल, ये आपको पता है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है। ऑफ मास 30 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है, लेकिन पेपर में प्लैंक्स कांस्टेंट आई ये जरूरी नहीं है। और बच्चे ये मेरी बात जरूर ध्यान रखना, शायद मैंने अभी नहीं बताया है, कि जो आप मास पुट करोगे वो केजी में होना चाहिए एंड वी शुड बी मीटर पर सेकंड, शुड बी इन मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। किसी को पता है ये ऐसा क्यों लिखा है मैंने, कि मास केजी में होना चाहिए और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए? अगर मास ग्राम में ले लोगे तो क्या हो जाएगा, बताना मेरे को थोड़ा सा। मैम H क्योंकि हमारा जूल सेकंड है ना, तो उसमें केजी में लिया होगा मास। ठीक है, चलो तुम लोगों ने बता दिया, वेरी गुड। ठीक है, चलो करो। बाकी बच्चे भी हैंड रेज करो। हम्म, ओके। गुंजन, इसमें तो बहुत बच्चों के हैंड रेज हो गए, शाबाश। गुंजन आंसर बताओ कैसे किया? वैल्यू पुट कर दी मैम, और आपने कहा केजी में करने, तो वो आएगा 4.42 इंटू 10 की पावर -33। अच्छा, डी ऑप्शन आ रहा है क्या सबका? यस मैम। ठीक यस मैम। ठीक है, तो H को लिख लो 6.6 इंटू 10⁻⁻³ जूल सेकंड, और MB को कहा, M अपना ये है 30 इंटू 10⁻³ और वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। इसमें आई थिंक कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को, डायरेक्ट आप कर लो। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, किस पे होगा, ये 2.2 पे होगा, और ये आपका हो जाएगा 1.1। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 10⁻³ मुझे नहीं पता तुमने 2.2 क्यों बोला, 2.2 कहाँ से आ रहा है, तो वही मैं तुम्हारा? नहीं मैम, यही आ रहा है। हाँ ठीक है, कर लोगे, 10⁻³ जो आएगा इसका आंसर आएगा। चलूं आगे, चल ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा। इफ H एटम, सॉरी, in H atom, if x is the radius of first Bohr orbit, the de Broglie wavelength of an electron in third orbit. अगर हाइड्रोजन एटम में x रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है, तो आपको बताना है डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट क्या होगा। करो आराम से। और राधिका, आपको ये नहीं समझना, नंबर ऑफ वेव्स 4 है तो ऑर्बिट आपका, ऑर्बिट आपके 4 होंगे, ऑर्बिट नंबर आपका 4 होगा। ठीक है, कहीं वो मिस कर, हाँ ठीक है। करो, ट्राई करो, ट्राई, कोशिश करते रहो, बस कोशिश करते रहोगे, मंजिल मिल ही जाएगी तुम लोगों को। और वीक में ना, नेक्स्ट वीक एक दिन वो रखेंगे अपन, जो मैंने तुम लोगों को ग्रुप में भेजा था ना, वो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन वाला क्वेश्चन तो नहीं था वो पूरे 1.5 घंटे की क्लास जाएगी अपनी उसमें।
तो मुझे वो बता देना कौन सी डेट को आपको रखना है, लेकिन मेक श्योर उससे पहले ऑर्गेनिक थोड़ी रिवाइज करके आओ, है ना, क्योंकि वो अगर ऑर्गेनिक रिवाइज नहीं होगी ना, वो होंगे नहीं वो वाले जो क्वेश्चन थे वो। तो बता देना मेरे को जैसे भी आप बताओगे। आप हुआ क्या ये? हाँ मैम आप टॉपिक बता दीजिएगा कि कौन सा करवाएंगे, फिर हम रिवाइज करके आ जाएंगे वो। ठीक है, डन। 2 दिन पहले बताऊंगी कि ये वाला मैं इस दिन कराने वाली हूँ, फिर आप करके आ जाना, ठीक है। मैम 1 हफ्ते पहले ही बता देना। ना भाई इतनी, इसका मतलब तुम लोगों ने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी। चलो ठीक है, बताओ भाई कैसे किया। दीपक, दीपक, मैम मैं बताऊँ? दीपक बताएगा। दीपक प्रजापति, नाम में ही प्रजापति है। मैम मेरा पहले का रेस था हिंदी। अच्छा अच्छा, राधिका आंसर नहीं देना था बेटा, सॉरी मैम। सॉरी मत बोला करो। हाँ सलोनी आप बताओ, राधिका का गलत भी हो सकता है आंसर, ठीक है। सलोनी आप बताओ, सलोनी का भी बी आ रहा है। चलो देख लेते, अब 2 बच्चों ने बोल दिया बी। बी कैसे निकाला? मुझे थोड़ा सा माइक या तो अनम्यूट कर लो। मैम मैं बताऊँ? बता दो भाई, बताओ। मैम पहले इसमें इन्होंने बोल रखा था कि फर्स्ट बोर ऑर्बिट में इन्होंने रेडियस बता रखी है हमें, तो 0.53 को हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया था। फिर इन्होंने बोला कि थर्ड ऑर्बिट के अंदर है, तो हम पता रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू 1 होगी, एन की वैल्यू 3 होगी, 3 का स्क्वायर, तो 0.53 इंटू 9 आ गया। तो 0.53 को तो हमने x मान रखा, तो 9x आ गया। फिर उसके बाद हमें पता है फॉर्मूला 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है, तो n की वैल्यू 3 वहां पे और r की वैल्यू 9x रख देंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है क्या, यही आ रहा है क्या सबका? यस यस मैम। तुम लोगों का नहीं हुआ है क्या? जुनैद, प्रियांशु, दीपक, निगम? नहीं मैम, ये फॉर्मूला सोचा ही नहीं रेडियस वाला। अब मेरी एक काम करो, जहां पे तुमने इस चैप्टर के नोट्स बना रखे हैं ना, बना रखे होंगे ना कहीं, या अभी नहीं ओपन हाँ। कर रखे हैं, तो वहां पे एक क्लाउड लगाओ या स्टार बनाओ, वहां पे लिखो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए बोहर का, जिसमें बोहर की बात हो रही हो, बोहर की और डी ब्रोई की बात हो रही हो। बोहर की बात हो रही होगी तो उसके रेडियस की बात हो रही होगी, ठीक है। डी ब्रोई की हो रही होगी तो कहीं ना कहीं वेवलेंथ का जिक्र हो रखा होगा, तो समझ जाना वहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हो, क्योंकि डी ब्रोई ने ही, जो बोहर ने बताया था एमबीआर इज इक्वल टू एनएच बाई 2 पाई, उसको प्रूव किया था। तो समझ जाना, अगर जहां बोर रेडियस का जिक्र हो रखा है और जहां डी ब्रोई वेवलेंथ का हो रखा है, वहां पे पक्का ये फॉर्मूला बीच में आएगा। और देखो, अगर आएगा तो तुम ये फॉर्मूला लिखोगे, फिर तुम देखोगे आर तो है ही नहीं हमारे पास। अब तुम सोचोगे मैम आर तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हिंट जरूर दे रखा है कि हम आर कैसे निकाल सकते हैं, देन तुम्हारे पास लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। बस सोचने की देर थी, जैसे ही तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक करेगा ये फॉर्मूला लग सकता है तो तुम लगा लोगे। तो इसको वहां पे लिख लेना, जब बोहर की बात कर रखी हो और साथ साथ डी ब्रोई की भी बात कर रखी हो, देन आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, होगा ये यूज कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो ये देखो सेम क्वेश्चन, ये देखो कहाँ आया हुआ था, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब तुम खुद करना, जिससे पहले वाला नहीं हुआ था ये अब तुम करना, चलो करो। इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट इज, और ये उससे इजी है पहले वाले से, ये उड़ीसा में पूछा गया था। और चलो पहले ये क्वेश्चन करो फिर बताती हूँ। अब अंशिका का हो गया है, अलीशा का हो गया है, शाबाश, वेल ट्राइड। साक्षी का हो गया है, ठीक है। बाकी सानिया का हो गया है, शाबाश। अभी करो इसको ट्राई, अगर वो पहले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अंजलि, अरीब, हिमानी, जुनैद, इमरूज, शालिनी, शीतल, सोनाक्षी, तबूसम तबूसुम सॉरी, हाँ, गुंजन, जुनाद, मीनू, रांचू,
इतना टाइम नहीं लेना, इतने टाइम में तो तुम लोग टाइम गवा दोगे अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। सलोनी, सलोनी से तो आई थी, मैंने पूछ लिया था। अंशिका, अंशिका कैसे किया बेटा? सी कैसे आ रहा है? मैम फॉर्मूले में पुट करा 2 पाई आर इज इक्वल टू में n बाय n लैम्डा, तो हाँ। n की वैल्यू 2 है हाँ, और हमें इसके अंदर रेडियस दे रखा है 52.9 52.9। ये तो 2 से रेडियस थोड़ी ना बच्चे, दिस इज नॉट रेडियस। ए नोट की वैल्यू है तो। ये वो है जो तुम लिखते हो ना, r इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z, ये कांस्टेंट है वो ए नोट। तो मैम फिर 52 से इंटू कर देंगे तो उसके बाद आंसर आ जाएगा। मैं कभी सॉल्व करके बता रही हूँ। हाँ, रेडियस निकाल लो इसको लेके 529। अब ठीक सोचा है तुमने, ठीक है। एन स्क्वायर कितना हो जाएगा? जेड तो 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन की बात हो रही है, और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको 529 मतलब 3 ले लो आप, इसको 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। बट मैम वो तो पिकोमीटर में पूछा है ना आंसर, ये तो हाँ। आर्मस्ट्रॉन्ग में है। हाँ, तो उसको चेंज किसमें, इसको हाँ चेंज करना पड़ेगा ना फिर। चेंज, अरे इधर आओ, इधर आओ, अरे इधर आओ। दे तो रखा है पहले ही। हाँ, मैंने तो वो फॉर्मूला समझाने के लिए बताया अंशिका को। जो आप ये फॉर्मूला लिखते हो वो ए नोट है, आपको ऑलरेडी वो पिकोमीटर में दिया हुआ है, उसकी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। यस ठीक है, 52.9 को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और आंसर निकालो कितना आ रहा है। और आपको मैम पाई ए को आ रहा है 21.6 मैम बी आ रहा है, बी ऑप्शन आएगा। बी आएगा। बाई भी तो आएगा। पाई भी आएगा साथ में, ठीक है। तो 2 पाई आर कैसे निकाला आपने? 52.9 इंटू 4 करके। अब आप लेमडा निकाल लेना, इससे हो जाएगा। मैम 2 पाई 2.12 कर दो ना वैसे। हाँ, क्या हुआ? इसको सॉल्व करने के बाद तो मैम नीचे वाले को तो 2.12 आ रहा है। नहीं, कहीं वो गलती की होगी। 52.9 को 4 से मल्टीप्लाई करो। ये आएगा ना, 52.9 है तो ठीक तो आ रहा है। 211.6, 2 से 2 कैंसिल ना। हाँ ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। A 0.66 kg ball is moving with a speed of 100 meter per second. The associated wavelength will be. Easy है, करो इसको सोल्व। मैम मेरा सी आ रहा है। ठीक है, एक बार बाकी बच्चे सोल्व करो। मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, और वेवलेंथ निकालनी है। बस फॉर्मूला ही लगाना है, फॉर्मूले का ही खेल है। और तुम्हारी स्पीड कितनी है कैलकुलेशन सी में। आ रहा है। सी आ रहा है, सी आ रहा है मैम। ये डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे, सी आंसर इज करेक्ट, क्योंकि सबका सी आ रहा है तो सबका कैलकुलेशन ठीक आया हुआ का। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये आई थिंक इसका डी रॉय वाली हाइपोथेसिस का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। सही क्वेश्चन है ये भी। द रेशियो ऑफ डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ ड्यूटेरियम एटम to that of alpha particle when the velocity of former is 5 times greater than that of later is. आराम से करना थोड़ा। ड्यूटेरियम का मास मालूम होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल का मास मालूम होना चाहिए, और जो ये स्टेटमेंट वो लिखना चाह रहा है वो पता होनी चाहिए कि वो लिखना क्या चाह रहा है। वेलोसिटी ऑफ फॉर्मर इज 5 टाइम्स। करो। डन मैम। डन, वेरी गुड। चलो बाकी बच्चे करो। साक्षी का हो गया, सान्या का हो गया, प्रांशु का हो गया है। ठीक है, ओके। हाँ, अनीशा कैसे किया? मैं अनीशा।
मैम ये मैम लैम्डा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, तो मैम लैम्डा 1 और बाय लैम्डा 2 कर देंगे तो मैम ड्यूटेरियम का दे रखा है 5 टाइम्स, तो मैम लैम्डा ड्यूटेरियम बाय लैम्डा अल्फा पार्टिकल का हो जाएगा मैम, ऐसे डिवाइड में कर देंगे, फिर इसके बाद मैम जो 5 टाइम्स कर देंगे मैम, तो आ जाएगा आंसर 2 क्या आ रहा है मैम, सी। 2 आ रहा है सबका? नहीं मैम 0.4 आ रहा मेरा है। डी आ रहा है 0.4। गलती कर दिया क्या फिर कहीं पे अनिशा ने? चलो अल्फा पार्टिकल का मास बताओ मेरे को जल्दी से। हीलियम है ना 4, 6 पॉइंट कुछ यस मैम 4 होता है मैम। ठीक है। 4 चलो देखो मैं कैसे कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ड्यूटेरियम का ले रही हूँ और यहाँ पे MdVd लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। और यहाँ पे मेरा अल्फा है M अल्फा V अल्फा, ठीक है ना, जैसे आपने किया है, ठीक है। डी ऑप्शन आ रहा होगा इसका, ठीक है। लैम्डा डी हमें नहीं मालूम है, वही निकालना है, लैम्डा अल्फा इनका रेशियो निकालना है। M अल्फा कितना हो जाएगा 4, V अल्फा को एज इट इज रखो, यस मैम। ठीक है। ड्यूटेरियम का मास 2 होता है और इसकी वेलोसिटी ऑफ फॉर्मर यानी कि वेलोसिटी ऑफ ड्यूटेरियम इज 5 टाइम्स ऑफ लेटर यानी कि ये, V2 ठीक है। तो V V अल्फा से V अल्फा गायब, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, निकाल लो भाई, 0.4। ठीक है। यस मैम, मैंने मास नहीं रखा था मैम। वो रखना पड़ेगा ना बच्चे, है ना, नहीं तो मास ही नहीं, अगर मास की बात नहीं कर रहा होता तो ड्यूटेरियम इतना भारी भरकम क्वेश्चन क्यों बनाता वो इसको, ठीक है। यस मैम। तो ऐसे क्वेश्चन नीट में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ, अब तुम्हारा फाइनल वाला हाइजनबर्ग वाला भैया जी जो आया बाद में आया, ठीक है। इसने तो किसको झूठा बोल दिया, इसने बोहर को झूठा बोल दिया था। इसने कहा, जैसे आपको याद हो तो बोहर के फॉर्मूले से हमने वेलोसिटी भी निकाल दी थी, रेडियस भी निकाल ली थी कि कितने डिस्टेंस पे है वो, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब वो आया, क्या नाम है उसका, डी ब्रोय आया, तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, है ना, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर उसने बताया, ठीक है। ऑर्बिट में वो वेव की तरह चल रहा है, ठीक है। अब वेव तो भैया कितनी भी बड़ी हो सकती है ना। तो हाइजनबर्ग ने बोला कि भैया तुम एक टाइम पे ना, ये सबको पता होती है, ठीक है, स्टेटमेंट, कि एक टाइम पे तुम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम जो है नहीं बता सकते हो किसी मूविंग पार्टिकल का, ठीक है। तो एक तुम बताने चाहोगे, दूसरे में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, दूसरा बताने चाहोगे तो पहले वाले में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो ये उसने बेसिकली ये स्टेटमेंट दिया था, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन डेल्टा एक्स, जिसको आप बोलोगे, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। एंड द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, जिसको आप डेल्टा पी बोलोगे। कैसे रिलेट करते हैं हम, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, जल्दी बताओ क्या होता है, H बाय H by 4 हाँ, अच्छा, इसको मैं ध्यान रखना मेरे बच्चों, H कट H बाय 2 पाई होता है, ठीक है। तो वो उस फॉर्म में भी इसको दे सकता है, समझ आ गई ना सबको। H कट क्या होता है, H बाय 2 पाई होता है, ध्यान रखना। अब हमें पता है मोमेंटम mv होता है, इसको जल्दी जल्दी करते हैं और क्वेश्चन करते हैं फिर। m डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू H बाय 4 पाई, इसको ले जाओ नीचे, तो डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू H बाय 4 पाई m, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, एक वो फॉर्मूला भी है दूसरा वाला जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एनर्जी और टाइम का भी फॉर्मूला होता है। अगर चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई है, डेल्टा टी क्या है, अनसर्टेनिटी इन टाइम या अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, तो वो भी किसके बराबर होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू H बाय 4 पाई। ये भी आपको ध्यान रखना, एक बार नीट में डायरेक्ट यही पूछा था, इनमें से बताओ कौन सा फॉर्मूला सही है फॉर हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें ये फॉर्मूला दिया था। तो अगर आपने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा था तो नहीं बता पाओगे, तो इसीलिए आज अपनी नोटबुक में ये भी लिख लेना, अगर नहीं लिखा हुआ है तो। एक ही फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। m किस में लोगे, इसमें भी मैम kg में लोगे, हाँ जी बेटा। मैम ये H कट क्या है? H कट क्या है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है H बाय 2 पाई। तो मैम अगर हमें इसके इक्वल रखना है तो मैम ऐसे रखेंगे H कट अपॉन 2। हाँ, इसको एग्जामिनर ऐसे भी दिख सकता है, H कट बाय 2 भी लिख के दे सकता है, H बाय 4 पाई ना लिख के। तो समझ जाना H कट बाय 2 क्या है, यही है H बाय 4 पाई, ठीक है। तो H कट की मैंने वैल्यू बताई है, H बाय 2 पाई होती है, ये आपको लोगों को ध्यान रखना है। और एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है डेल्टा पी
इंटू डेल्टा एक्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2 होता है? यस होता है, क्योंकि एच कट ही एच बाई 2 पाई होता है। ठीक है, ये देखो ये मैंने एक जगह पे लिख दिए हैं, आप लोगों के काम आएगा ये। ठीक है, ये देखो सारे वही फॉर्मूले हैं जो मैंने बता दिए हैं। काइनेटिक ये वाले देख लो एक बार, फटाफट से नजर मार लो इन पे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के केस में अगर आपको निकालना है, आपको वोल्टेज दे रखी हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो। आप नोट्स जब बनाते हो डिटेल नोट्स, उसमें ये डेफिनेटली ये वाला फॉर्मूला डालते हो, बट एक जब बाद में लास्ट में बहुत सारे फॉर्मूलाज हो जाते हैं तो शायद ये वाला याद ना भी रहे। तो देख लो, आप लर्न कर सकते हो तो इसको कर लो, या तो ये लर्न कर लो √150 बाई वी, या ये याद कर लो 12.25 डिवाइड बाय अंडर रूट में वी आर्मस्ट्रॉन्ग में। ठीक है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने वेरीफाई किया था? डेविसन एंड जर्मन ने किया था। ठीक है, और ये मैंने बता ही दिया था आप लोगों को। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस उसका नहीं है, और वो कह रहे हैं कि h/4 पाई की वैल्यू ये होती है। बट मैं इसकी जगह तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगी, जब भी बेटा h/4 पाई तुम्हारा यूज हो रहा है, जनरली कहाँ यूज होता है तुम्हारा? हाइजेनबर्ग में होता है। तो ध्यान रखना, एक बार देखना इसको, 6.6 इंटू 10⁻⁻⁻32 पाई को ना 22/7 ना लिख के क्या लिखेंगे बेटा? 3.1। क्यों? इसको आप ना 3 मान के ना इस पे आराम से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। देखो तो वो ज्यादा इजी हो जाएगी आप लोगों की कैलकुलेशन। इतना तो भाई कोई ध्यान नहीं रखेगा, अब ये कोई ध्यान रखने बैठेगा क्या? 0.527 इंटू। ठीक है, अगर किसी ने कर रखी है तो ठीक है, वरना इसको छोड़ देना। ठीक है, और आप ये करना, पाई को आप 3.14 की वैल्यू रख के पुट करना, ताकि आप उसको अप्रोक्सीमेट 3 मान के कैलकुलेशन कर लो। क्वेश्चन करें क्या? 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन, आ जाओ फटाफट से। पहला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने ये वाला, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ 0.25 gram particle is 10⁻⁻5 meter. The uncertainty in its velocity will be. मैम हाँ बेटा, हमने एक जो लाइन अभी पीछे लिखी थी जिसमें डी ब्रोगली ने माइक्रोस्कोपिक के लिए बताया था, बट मैम हम एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, वो तो एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है ना। हाँ वही मैंने बोला, डी ब्रोए ने बोला, जैसे अपन क्या पढ़ते थे कि लाइट का ड्यूल नेचर होता है, पार्टिकल भी और वेव भी। तो डी ब्रोए हाइपोथेसिस जो थी उसने ये बोला कि भैया फिर मैटर के लिए भी होना चाहिए, उसमें फिर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी आ जाएंगे, जैसे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और मैक्रोस्कोपिक में जैसे हम आ गए, है ना, बड़े बड़े जिनके मास ज्यादा होते हैं। लेकिन जब उनके लिए वेवलेंथ निकाली गई ना, तो देखा गया कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं था, माइक्रोस्कोपिक के लिए जो थी वैल्यू सही आ रही थी। ओके मैम। बताया तो उसने दोनों के बारे में, लेकिन जब वो ये फॉर्मूला लगाया, जैसे क्रिकेट बॉल का आपका एनसीईआरटी में एग्जांपल है, तो उसमें जैसे आपका एग्जांपल दिया हुआ है कि उसका मास बहुत ज्यादा होने की वजह से वेवलेंथ उसका कम आ रहा है, तो उसके लिए उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है। सेम फॉर इसके लिए, हाइजेनबर्ग में भी यही सीन है। ठीक है, तो मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल m केवल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम आता है, तभी वेवलेंथ का जो रिजल्ट आ रहा है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ज्यादा अच्छा आ रहा है। अब तू अपना मास पुट कर देना वहां पे, देखना वेवलेंथ कितनी कम आएगी। ठीक है, अपनी कितनी कितनी वेलोसिटी सामने निकल रही हो, ठीक है, वो पुट करना, देखना वेवलेंथ कितनी कम आएगी। ठीक है, चलिए मैम हो करो इसको। क्या हुआ, कोई कुछ कह रहा है क्या? मैम हो गया। अच्छा, क्या आ रहा है आंसर? मैम 2.1 इंटू 10⁻29। 29 आ रहा है क्या? ये आई थिंक मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि मेरे पास जो आंसर रिपोर्टेड है उसके अंदर 26 है। हाँ मैम, आता 26 है, पर ऑप्शन में 29 दिया है ना। अच्छा अच्छा भाई, ऐसे भी सोच लेते हो तुम तो। ठीक है, 26 होगा इसका। ठीक है, निकाल लिया सभी ने? बोलो। यस मैम। हाँ, यस इसको मैम। तो निकालना ही है। तो क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है ना, आपको पोजीशन दे रखी है। यस मैम। तो अपने पास ये होता है, चलो भाई पुट करते हैं, कैसे आया मैं बता देती हूँ। पोजीशन आपको निकालना है, वेलोसिटी। ठीक है जी, इन सबको मैं नीचे ले जाती हूँ। चलो, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, यूनिट को 7 लिख लो। 4 इंटू मैं 3 लिख रही हूँ, 3.14 को, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे नहीं चाहिएगा। और m कितना है बच्चों? 0.25 इंटू 10⁻⁻3, और क्या दिया हुआ है? 10⁻⁻5, यही है ना? यस मैम। सारी
जाएगी, मतलब जो भी यूनिट नहीं चाहिए वो कैंसिल आउट होती जाएंगी जैसे आप फॉर्मूला पुट करोगे। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं तो कैसे करें। मुझे दिख रहा है 3 से ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और क्या कर सकते हो, ये देखना 25/100 हो रहा है, 425 और ये कैंसिल आउट हो गया, सारी वैल्यू तो खत्म। अब आंसर आ जाएगा, देख लो अब। डी आ रहा है 2.1 10 के प्लस 26। ठीक है, या अब हो सकता है कि ये उस टाइम पे इतना माइंड ना चले ना ये वाला, तो वैसे भी हो जाएगी कैलकुलेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। A golf ball has a mass of, ये तो तुम्हारा एनसीईआरटी का ही है, golf ball has a mass of 40 gram and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured with an accuracy of 2%, ठीक है, calculate the uncertainty in position. सोल्व नहीं करूंगी मैं, बस आप मुझे लोग बच्चे आंसर बताएंगे। मैम बोलू? हाँ बताओ, हाँ बोलो मैम बोलो। ए। मैम ए। अच्छा तुम मुझसे Yes, ma'am, पूछ A रहे आ हो, रहा है। आंसर नहीं है। ठीक है, ए आ रहा है क्या, बाकी सब भी देख लो एक बार, ध्यान रखना वेलोसिटी को आप ये पुट मत कर देना, इसका 2% निकाल लेना। Yes. 0.9 पुट करना आप लोगों को यहाँ पे। मैम एक्यूरेसी तो 2% और ही है यहाँ ना, पे तो अनसर्टेनिटी 98% हो गया ना हमारा। क्या, ना 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 ना, ऐसे नहीं निकालोगे, उसने ये बोला है स्पीड को मेजर किया है इतनी एक्यूरेसी के साथ, तो आपको उसका निकालना पड़ेगा ना, 45 का 2% निकालना पड़ेगा ना, कितना आएगा, आप स्पीड को 45 नहीं पुट करोगे यहाँ पे। ये वाला स्टेप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। स्पीड को मेजर किया है इतनी एक्यूरेसी के साथ, वैसे उसने दी थी 45 मीटर पर सेकंड। तो सबका ए आ रहा है क्या, लॉक कर दूं क्या? ठीक है, फिर ए वाला करेक्ट होगा, ध्यान रखना 0.9 पुट करोगे, 0.9 ही किया है ना आप लोगों ने पुट। यस हाँ यस मैम। मैम। हाँ चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। IQ भी था इसकी तरह ही। हाँ ये PYQ ही है। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, ये 1/m है बच्चों। If uncertainty in position and momentum are equal, then uncertainty in velocity is. ये सारे जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ना आपको एमटीजी में ही मिलेंगे कहीं ना कहीं। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, करो इसको। हो रहा है क्या? यस मैम हो गया। हो गया मैम। ठीक है, मैम हो डेल्टा एक्स को एम डेल्टा भी रख दूं, यही बोला ना उसने। ऐसे किया है मैम, ऐसे किया है। डेल्टा Yes, ma'am. स्क्वायर h/4 एम का अंडर, अब ले लो भाई इसको हटाओ, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में h/पाई हम सी आ रहा है। 1/2m। यस मैम चलो सी। ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों। इफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या होगा? मैम ये क्यों दे दिया इतना इजी क्वेश्चन? बताओ। नहीं मैं चाहती हूँ इसमें सारे क्लास के बच्चे हैंड रेज कर लें। अगर पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की मतलब अनसर्टेनिटी 0 है पोजीशन में, तो मोमेंटम में कितनी हो जाएगी? सारे करो, मैं सिर्फ अभी भी 5 बच्चों ने 6 बच्चों ने हैंड रेज किया भाई, 7 ऐसे मत करो। जुनैद, जुनैद बताएगा, जुनैद आंसर बताओ। है कौन सा? सुनाई नहीं दिया बेटा।
फोर्थ इसका करेक्ट होगा भाई, इतनी देर वेट नहीं कर सकते मैम तुम्हारी डी मैम कह तुम रहा था, बोल ही तो। मैम डी कह रहा था वो। अच्छा ठीक है, चैट बॉक्स में ही लिख देते बेटा, मेरे को सुनाई नहीं, तुम्हारी आवाज ही नहीं आई मेरे तक। ठीक है, 0 होगी, ओ सॉरी इनफाइनाइट होगी, 0 दे रखी है। तो ये वाला क्वेश्चन ये तुम्हारे घर के लिए है, एक बार पढ़ लो इस क्वेश्चन को। क्या है, if the de Broglie wavelength of a particle of mass m is 100 times its velocity, then its value in terms of mass and Planck constant is। ये दिख ऐसे रहा है लेकिन है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, क्योंकि टाइम हो गया है। और ये सारे होमवर्क के क्वेश्चन है तुम्हारे, मस्त मजे से करना। और नेक्स्ट लेक्चर में क्वांटम नंबर, और उसकी क्लास कोई भी नहीं छोड़ेगा। अगर वो क्लास छोड़ दे तो समझ जाना तुम्हारे गए 4 नंबर पेपर से, क्योंकि वहां से तो क्वेश्चन 200 से 300% आती रहेगा। अब जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, अर्पिता मुझे बताओ आज मैंने कौन कौन से इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज तुम्हें बताए, और लीव मत करना क्लास पहले तो सारे बच्चे। नहीं मैम भी नहीं कर। हाँ हाँ अर्पिता कौन कौन से फॉर्मूला बताए, देखो मैंने तुम्हारे लिए 6 स्टार लगा दिए, जल्दी बताओ। ये देखो गुंजन बता रहा है, बताओ मैम। प्रियांशु बताएगा, प्रियांशु एक, चलो पहला तुम बता दो। लैम्डा इज इक्वल्स टू h by mv। ठीक है, ओके। दूसरा कौन बताएगा? मैं बताऊं? मैं बोलूं? अपॉन अंडर रूट 2m के। लैम्डा इज इक्वल टू h बाय रूट 2m। ठीक है, थर्ड वाला तुम बताओ निगम। लैम्डा बराबर h by अंडर रूट 2m क्यूब। ठीक है, बस यही बताए थे ना फॉर्मूले, और इनके वो भी ध्यान रखना कि किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, किसका फलाना है, सब कुछ ध्यान रखना है तुम लोगों को। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक हाइजेनबर्ग वाला करवाया था, और बताओ। डेल्टा ठीक है, तुम्हारे भावनाओं की जो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम्हारे मन की आवाज मैंने सुन ली है। ठीक है, और डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन greater equal to h by 4 pi। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो क्या ही 3-4 फॉर्मूले बताए हैं मैंने, बस उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और आराम से करना ये क्वेश्चन। ठीक है, कल की पहले एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेना अच्छे से। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो तुम्हें क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो करना। अब तो देखो तुम बहुत कहते हैं ना, कितना टाइम हो गया मेरे को ये बात बोलते हुए, जो आते हैं वही करना। जैसे जैसे धीरे धीरे अपनी रिवीजन करते जाओगे नए नए चैप्टर्स की, तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जैसे मान लो पहले तुम अगर 25 कर रहे हो तो हो सकता है तुमने चैप्टर्स रिवाइज किए तो 27-28 कर पाओ, या पहले अगर तुम 20 करते थे केमिस्ट्री में तो हो सकता है कि अगर तुम रिवाइज कर रहे हो टाइमली तो डेफिनेटली वो 20 से नंबर बढ़ के 25 तक पहुंचेगा। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर रिवाइज करते रहो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो। और देखो नई नई चीजें तुम्हें डेफिनेटली देखने को मिलेंगी, तुम्हें फिर लगेगा अरे ये तो मेरे पहले पढ़ते टाइम रह गई थी ये चीज, और उसको आप नोट डाउन कर लोगे अपने फेयर नोट्स में। जैसे अगर तुम्हें आज की क्लास में लगा है ऐसा कोई क्वेश्चन है जो तुम्हें लग रहा है कि ये नेक्स्ट टाइम करोगे तो भी नहीं होगा तुमसे, तो अपनी फेयर नोटबुक उठाओ, उसमें ये मेंशन करो विद कॉन्सेप्ट कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब रिवीजन करते टाइम